हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट आता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, उसका फर्स्ट यूनिट, उसका हम क्विक रिवीजन देख लेंगे। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो है एन इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। सो एज पर दिस जीटीयू सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग उसका 10% का वेटेज है। सो यू हैव टू प्रिपेयर इट थॉरली सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो सबसे पहले तो सस्टेनेबिलिटी क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम वो आपको जानना होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सस्टेनेबिलिटी क्या है और इकोसिस्टम उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। दूसरे हैं नेचुरल साइकिल्स लाइक कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल। सो कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज। तो हम तीनों सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आज क्विकली। तो सबसे पहले तो हमको जो 1.1 यूनिट दिया है उसमें स्कोप ऑफ सस्टेनेबिलिटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इतना करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सस्टेनेबिलिटी होता क्या है। तो सिंपल टर्म में अगर गुजराती में उसको बोलना है तो दीर्घकालीनता अथवा टकाऊपणु मीन्स जो लंबे समय तक चलता है। बेसिकली ये जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड सस्टेनेबल से आया हुआ है, जिसका मतलब मेंटेन, सपोर्ट और अपहोल्ड मीन्स बहुत सालों तक चलने वाला, कीप गोइंग फॉर लॉन्गर टाइम। सो एनवायरनमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट को अच्छी कंडीशन में रखना, उसके जो भी कंपोनेंट्स है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड बायोस्फियर, उसको लंबे समय तक अगर हमको चलाना है तो उसके जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसको कंजर्वेशन करना पड़ेगा और उसका जो भी हम अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करना पड़ेगा। तो वो हमको देखना होगा। सो बेसिकली डिक्शनरी मीनिंग हम देखें सस्टेनेबल का तो एबल टू कंटिन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब दीर्घ समय સુધી ચાલે એવું, मीन्स विदाउट डैमेजिंग अवर एनवायरमेंट। हम अगर कंटिन्यू करते हैं हमारी लाइफ फॉर्म on our earth, then it is sustainability. The simple meaning of sustainability is long lasting or keep going for long period of time. सो उसके तीन बेसिक पिलर्स हैं जिसको हम स्कोप बोलते हैं। स्कोप मतलब सस्टेनेबिलिटी में क्या क्या आता है, तो हमको तीन सस्टेनेबिलिटी मतलब तीन चीज़ें लंबे समय तक चले वैसे देखनी है। फर्स्ट इज एनवायरमेंटल, तो इसको तीन पिलर भी बोले जाते हैं सस्टेनेबिलिटी के। एक तो एनवायरमेंट का ध्यान रखना है लंबे समय तक। दूसरा सोशल पिलर, मतलब सोशल जस्टिस सबको मिले वो भी ध्यान रखना है। थर्ड इज इकोनॉमिक पिलर, दैट इज रिलेटेड टू मनी एस्पेक्ट, सबका लाइफस्टाइल एंड जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। सो एग्जैक्टली सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी टू मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, मतलब अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी जो नीड है उसको वो सेटिस्फाई कर पाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। मतलब फ्यूचर जनरेशन का भी हमको ध्यान रखना होगा। हमको ऐसे डेवलप नहीं करना है कि हम सभी रिसोर्स खत्म कर रहे हैं, पेट्रोल, कोल, ऑयल, डीजल सब कुछ खत्म हो गया, एयर, वाटर, लैंड सब कुछ हमने पॉल्यूट कर दिया, तो उनकी जो एबिलिटी है सर्वाइव करने की फ्यूचर जनरेशन की वो कम हो जाएगी। तो उसको हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उस तरीके से हमको हमारे गोल्स या हमारी नीड्स जो प्रेजेंट जनरेशन की है वो फुलफिल करनी है। तो हमको बैलेंस करना है तीन के बीच में। जैसे मैंने बताया थ्री पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, एक तो एनवायरमेंट, सेकेंड है सोशल एंड थर्ड इज इकोनॉमिक। तो ये तीन जो है बेसिक पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी है या स्कोप ऑफ सस्टेनेबिलिटी आप बोल सकते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म तक वेलबींग के लिए तीनों फैक्टर का ध्यान रखना जरूरी है। तो बेसिकली इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। इट इंटीग्रेट्स एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट फॉर द लॉन्ग टर्म वेलबींग ऑफ ऑल द लिविंग फॉर्म्स ऑन द अर्थ। तो उसमें सोशल एस्पेक्ट इट इज रिलेटेड टू पीपल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट दैट इज रिलेटेड टू प्रॉफिट, मतलब कितना फायदा हो रहा है, कितना किसको फायदा मिल रहा है मॉनेटरी टर्म में, एंड थर्ड इज प्लेनेट दैट इज एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंट का ध्यान रखना, ये तीनों हम बोल सकते हैं बेसिक थिंग है सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। सो की एस्पेक्ट में जैसे मैंने बताया, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब एनवायरमेंट को लॉन्ग टर्म तक चलाना है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ देखना है विदाउट हार्मिंग अवर एनवायरमेंट। ऐसा नहीं कि हम इतना सारा इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन एनवायरमेंट की क्वालिटी डाउन कर रहे हैं, वो नहीं करना है। थर्ड इज सोशल सस्टेनेबिलिटी, मतलब समाज में इक्वालिटी रहे, जेंडर बायसनेस ना हो, ह्यूमन राइट का वायोलेशन ना हो एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ सबको अच्छी मिले। सो मनी रिलेटेड इकोनॉमिक, people related social and environment related environmental sustainability. So environmental sustainability अगर आपको अटेंड करनी है तो आपको क्या क्या करना होगा, एनवायरमेंट का
ध्यान रखना होगा। उसके लिए कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स करना होगा, एयर, वाटर, लैंड, सबका कंजर्वेशन। जो नेचुरल रिसोर्स जो नेचर ने हमको दिए उसको कंजर्व करो। बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन। बायोडाइवर्सिटी मतलब जितने भी लिविंग फॉर्म्स है ऑन अवर अर्थ उसका ध्यान रखना, हमारे इकोसिस्टम का ध्यान रखना। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना, सोलर, विंड, हाइड्रो, इंस्टेड ऑफ कोल, पेट्रोल, ऑयल, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जो जल्दी खत्म हो जाएंगे और पॉल्यूशन भी करते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वेस्ट जो भी हम कर रहे हैं उसका मैनेज करना, पॉल्यूशन रिडक्शन करना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवरी, ऐसे 4 आवर्स, 5 आवर्स, अब तो बहुत सारे आवर्स आ गए, उनका एप्लीकेशन करना। एंड क्लाइमेट चेंज, जो भी अभी क्लाइमेट चेंज हुआ है उसका मिटिगेशन मतलब रोकने के लिए। सो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए जो हम कर सकते हैं वो की प्रिंसिपल में कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स मीन संसाधनों का संरक्षण, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना, मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कम करना, रीयूज, रिसाइकलिंग एडॉप्ट करना, बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन करना। और इसीलिए यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं जो 17 एसडीजी कहलाए जाते हैं। और उसी के हिसाब से हमको अगर हम डेवलप होंगे तो हम हमारे एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन या सस्टेनेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज पर ब्रूटलैंड रिपोर्ट, डेफिनेशन क्या है जैसे मैंने पहले भी बताया, डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट की नीड फुलफिल हो रही है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमको 3 एस्पेक्ट पे ध्यान देना है, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट। सो फॉर मोर डिटेल यू कैन रिफर माई इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का ये जो यूट्यूब वीडियो है वो आप रिफर कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब एनवायरमेंट का लंबे समय तक अच्छा रहे, हमारी क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर, लैंड, ऑल द रिसोर्सेज, वो सबका ध्यान रखना। सेकेंड इज इकोनॉमिक, सो इट इज रिलेटेड टू हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ग्रीन एंड सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी मतलब कोई भी वेस्ट नहीं है, सब कुछ हम रिड्यूस, रिसाइकल कर रहे हैं। सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को ग्रो करना, इनोवेशन इन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, जो भी हम सस्टेनेबल मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी इको फ्रेंडली होनी चाहिए। जॉब क्रिएशन इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंजर्वेशन सेक्टर, सो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, उसमें भी बहुत सारा जॉब क्रिएशन हो रहा है, तो उससे हमारा इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी आएगा। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं रॉ मटेरियल और प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर करेंगे तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी। थर्ड इज सोशल स्टेबिलिटी, सो जेंडर इक्वालिटी मतलब फीमेल मेल उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इंक्लूजन फॉर ऑल द कम्युनिटीज वो होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, एसेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, लेबर प्रैक्टिसेस एथिकल होनी चाहिए, मतलब किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड स्मार्ट सिटीज। सो दीज आर सम ऑफ द सोशल मीन्स दैट इज रिलेटेड टू पीपल, उनके बीच हारमोनी रहे। तो अगर हम एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल ये तीनों सस्टेनेबिलिटी अचीव कर पाते हैं तो वी कैन से दैट इट इज अ ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी। एंड एज योर सब्जेक्ट इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हमारा मेजर फोकस एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन पे रहता है। सो नाउ विल डिस्कस अदर टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। सो बेसिकली इकोसिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सो इको ये जो वर्ड है इट कम्स फ्रॉम द ओल्ड वर्ड ऑइकोस, ऑइकोस मीन्स हाउस और हैबिटेशन, मीन्स हम जहाँ रहते हैं, और हम कहाँ रहते हैं, हमारा एनवायरमेंट वो हमारा घर है। सो बेसिकली हमारा घर का जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरएक्टिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब अगर हमारे घर में क्या है तो हमारा घर, हमारे लिए हमारा घर हमारा एनवायरमेंट है। सो इको इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड सिस्टम इज रिलेटेड टू इंटरैक्टिंग, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट, जो भी सिस्टम डेवलप होता है उसे हम सिस्टम बोलते हैं कि इंटरडिपेंडेंट इंटरैक्टिंग कॉम्प्लेक्स वो सिस्टम बनता है। सो इकोसिस्टम इज बेसिकली कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो हमारा हमने एनवायरनमेंट के बारे में भी बहुत बात की है, उसमें आप मेरे डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं उसके बारे में। सो दो कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट में। सिमिलरली इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं, लैंड पे होता है, एयर में होता है, वाटर में होता है, तो उसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। हम लिविंग कंपोनेंट के लिए नॉन लिविंग कंपोनेंट लाइक एयर, वाटर, लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाते। तो जो भी सिस्टम डेवलप होता है बिटवीन द कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म,
विच इंटरेक्टिंग, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम जैसे पानी यूज कर रहे हैं, एयर यूज कर रहे हैं, लैंड यूज कर रहे हैं, तो वो इंटरेक्शन हुआ, तो उसी को बोला जाता है इकोसिस्टम। सो इट्स अ एनवायरमेंटल सिस्टम। सो उसका स्ट्रक्चर क्या है? सो बेसिकली जैसे एनवायरमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, इकोसिस्टम में भी दो कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक मीन्स लिविंग, सो बायो वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू लिविंग थिंग, एंड ए लगा दो आगे तो उसका ऑपोजिट हो जाता है, मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर्स। सो बायोटिक कंपोनेंट में आप देखेंगे तो प्रोड्यूसर्स मीन्स ऑटोट्रॉप्स। ऑटो, अभी देखो ये जितने भी वर्ड्स हैं उसका मीनिंग आपको समझना होगा। प्रोड्यूसर्स मीन्स दोज हु कैन प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्व्स। सो जैसे प्लांट, algae एंड सम बैक्टीरिया, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो मीन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। सो बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने स्कूल में पढ़ा होगा। सो बेसिकली दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। सो बेसिकली ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स इज रिलेटेड टू फूड और न्यूट्रिएंट, मीन्स ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो खुद का खाना खुद बनाता है, जो डिपेंडेंट नहीं है, तो उसे ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। कंज्यूमर्स, नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स। सो कंज्यूमर्स मीन्स हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरो मीन्स अदर, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सो लाइक एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, तो एक्सेप्ट प्लांट ऑन इन अ जनरल मैनर, प्लांट को छोड़ के नॉर्मली सब नॉर्मली कंज्यूमर्स होते हैं, मीन्स कंज्यूम करते हैं। दे आर हेटेरोट्रॉप्स मीन्स फॉर फूड दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर, सो एनिमल दैट ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स, they are generally called as heterotrophs or consumers. And third is herbivore are primary consumer, herbs, so that is from the herbs means जो plant खाते हैं उसे herbivores बोलते हैं, deer, rabbit etc. carnivores means जो flesh of other animals खाते हैं, जैसे बड़े एनिमल होते हैं, लायन, ईगल। सो देयर आर वेरियस लेवल्स इन दैट कार्निवोर्स में, क्योंकि एक एनिमल दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तो बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं। सो सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स मीन्स कौन से लेवल पे, कौन से फूड ट्रॉफिक लेवल होते हैं सब, जैसे आपने फूड चेन में पढ़ा होगा, प्रोड्यूसर्स देन कंज्यूमर्स में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, कौन से लेवल पे वो खा रहा है, कौन सा ट्रॉफिक लेवल है, वो इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज ओमनीवोर, ओमनीवोर जो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को खाता है, लाइक ह्यूमन बीइंग, सो इट इज ओमनीवोर। सो बेसिकली प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रॉप बोलते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। एंड डीकम्पोजर मतलब डीकम्पोज करते हैं, तो जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई, जो ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को, एंड जो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट करते हैं, उसे बोला जाता है डीकम्पोजर। सो डीकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन और विघटन, जो विघटन करते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं उसके बाद वो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको खाते हैं, तो छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंगाई वो सब होते हैं। एंड एबायोटिक कंपोनेंट सनलाइट, वाटर, एयर, सॉइल, टेम्परेचर, मिनरल्स, सभी कुछ। सो इन दोनों को जोड़ के हम जब बनता है सिस्टम, उसे इकोसिस्टम बोला जाता है। सो दीज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर लिंक्ड टू थ्रू, किससे लिंक्ड है ये सब? फूड चेन, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लो। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम आप ये जो स्केमेटिक चार्ट है उससे भी दिखा सकते हैं। तो इकोसिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग एंड बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट। तो लिविंग कंपोनेंट हमने जो डिस्कस किया, प्रोड्यूसर्स मीन्स जो खाना खुद बनाते हैं उसे ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। कंज्यूमर्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, मीन्स दे आर हेटेरोट्रॉप्स। एंड थर्ड इज डीकम्पोजर, मतलब जब ये प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर दोनों डेड हो जाते हैं तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू डेड ऑर्गेनिक मैटर, और वो जो खाते हैं एंड डीकम्पोज करते हैं एंड उसको न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करते हैं, वो डीकम्पोजर्स होते हैं, या उसे सेप्रोट्रॉप्स भी बोला जाता है। सेप्रो मीन्स जो रॉटन फूड को खाते हैं उसे सेप्रोट्रॉप्स बोला जाता है। तो कंज्यूमर्स बहुत सारे लेवल्स पे हो सकते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब जो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं उसे हर्बीवोर्स बोलते हैं। सो इट इज रिलेटेड टू हर्बीवोर्स मीन्स हर्ब मीन्स प्लांट, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं दैट आर सेकेंडरी। एंड उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं वो टर्शियरी। एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, so basically they are omnivores also. Omnivore means they can consume both plants as well as other animals. So consumers के बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी एक्सेट्रा। एंड एबायोटिक कंपोनेंट में दो कैटेगरी बना सकते हैं। क्लाइमेटिक मीन्स हवामान रिलेटेड, रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर एक्सेट्रा। एंड एडेफिक मीन्स रिलेटेड टू सॉइल, तो उसका पीएच, मिनरल, टोपोग्राफी मीन्स उसका कैसा, टोपोग्राफी मीन्स उसका कितना कहाँ पे आपका अंडुलेशंस है, कहाँ पे वैली है, वो सब चीज़ें
मीन्स सॉइल से रिलेटेड कंपोनेंट। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम आप ऐसे स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। सो बेसिकली बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट दोनों लिंक्ड है टुगेदर विद द फूड चेन, मीन्स फूड अगर ट्रांसफर होगा तो एनर्जी ट्रांसफर होगी एंड न्यूट्रिएंट भी ट्रांसफर होंगे। सो थ्रू दिस फूड चेन, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लो। सो बेसिक फंक्शंस क्या है इकोसिस्टम के? एनर्जी फ्लो करवाना। तो जो भी सनलाइट की एनर्जी आती है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सो उसमें से जो भी एनर्जी आती है फर्स्ट इट इज ट्रांसफर टू प्रोड्यूसर्स, देन इट विल बी ट्रांसफर टू कंज्यूमर्स थ्रू फूड चेन। सो फूड चेन के थ्रू ये सब एनर्जी फ्लो होता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सो इसके लिए बायो जियो केमिकल साइकिल हम सेपरेटली पढ़ेंगे। सो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। थर्ड इज बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। सो इकोसिस्टम में बैलेंस फूड वेब एंड दिस नेचुरल इंटरेक्शन की वजह से ही बनता है। तो फूड वेब्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर वो एक ही लाइन में नहीं चलता, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो वो फूड वेब्स होता है। देन इट सपोर्ट द लाइफ। तो ये सब फंक्शंस नहीं हो गए इकोसिस्टम में तो कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो इट प्रोवाइड द हैबिटेट, फूड एंड रिसोर्स फॉर द लिविंग बीइंग। सो जो भी हमारा इकोसिस्टम है हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूड ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर एंड फॉर द न्यूट्रिएंट ट्रांसफर। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। सो फर्स्ट इज नेचुरल। नेचुरल मतलब जो हमको नेचर से मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके अंदर बेसिकली टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड के ऊपर इकोसिस्टम है वो, और दूसरा है बेसिकली एक्वेटिक मीन्स जो पानी के अंदर, एक्वा इज रिलेटेड टू वाटर। सो टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट जो बहुत ही घने जंगल होते हैं उसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोलते हैं। जहाँ पे ग्रास ज़्यादा होते हैं उसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम। डेजर्ट मतलब जहाँ पे रेत वगैरह, रण प्रदेश। सो बेसिकली ये तीन टाइप के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टुंड्रा प्रदेश दैट इज जहाँ पे फ्रोजन सॉइल होती है, फ्रोजन सब कुछ लो टेम्परेचर की वजह से, वो भी एक टाइप है। देन एक्वेटिक में मरीन दैट इज सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में आप दो टाइप बना सकते हैं। लॉटिक मीन्स रनिंग वाटर, सो उसमें रिवर, स्प्रिंग वगैरह आएगा, स्ट्रीम। सो लॉटिक इज रनिंग वाटर एंड लैंटिक इज स्टैंडिंग वाटर। तो उसमें लेक, पॉन्ड आप लिख सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम भी अगर एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हो, बट मेजर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है। सो यहाँ पे टाइप ऑफ इकोसिस्टम का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जैसे मैंने समझाया नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सो आर्टिफिशियल इज मैन मेड सिस्टम। सो नेचुरल इकोसिस्टम में हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, अपने आप नेचुरली ग्रो करता है। सो टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड बेस्ड, उसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड टुंड्रा इकोसिस्टम। सो जो कोल्ड कंट्रीज है वहाँ पे फ्रोजन सॉइल होता है जिसे नॉर्मली बोला जाता है। देन एक्वेटिक इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर जैसे मैंने बताया जिसमें मीठो पानी हो, एंड मरीन इकोसिस्टम जिसमें सॉल्ट वाटर होता है। एंड आर्टिफिशियल मीन्स दैट इज कम्प्लीटली मैन मेड एंड वो हम ही कंट्रोल कर पाते हैं। तो उसमें एग्रीकल्चरल फार्म जो हम डेवलप करते हैं, जो क्रॉपलैंड उसमें हम जो क्रॉप ग्रो करते हैं, तो वो सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देन अर्बन इकोसिस्टम जहाँ पे हम सिटीज़ वगैरह डेवलप करते हैं, बिल्डिंग, पार्क वगैरह। देन एक्वेरियम तो जो हम कंट्रोल करते हैं पानी का जो सिस्टम, उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं, उसे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में बोलेंगे। सो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम ये दोनों आपको पता होने चाहिए। नाउ विल सी द फंक्शनल एस्पेक्ट। तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 साइकिल आपको लर्न करने हैं। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज बायो जियो केमिकल साइकिल। तो अगर आपको ये वर्ड समझना है तो आपको तीनों वर्ड को चारों वर्ड को सेपरेटली समझना होगा। बायो जैसे मैंने बताया इट इज रिलेटेड टू लाइफ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड है, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। जियो मीन्स रिलेटेड टू अर्थ, तो उसमें फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ लाइक सॉइल, रॉक, मिनरल्स वगैरह आते हैं। देन केमिकल, तो अभी केमिकल किसके लिए वर्ड यूज किया गया है? जो एलिमेंट या कंपाउंड का साइकिलिंग हो रहा है। मीन्स साइकिल मीन्स क्या है, जैसे आपको पता है रिपीटेशन होना। सो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सर्कुलर पाथवे मीन्स साइकिल मीन्स टू रिपीट। तो जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है एनवायरमेंट में, रिसाइकल हो रहा है, उसे हम केमिकल बोलेंगे। सो बेसिकली बायोजियोकेमिकल साइकिल का अगर आपको डेफिनेशन लिखना है, so it is a natural process that moves essential chemical elements like carbon, nitrogen, oxygen, water, phosphorus, sulfur, कुछ भी हो सकते हैं, जो सब एलिमेंट नेचुरल प्रोसेस से लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट लाइक बायो। सो बायो इज लिविंग कंपोनेंट। सो बेसिकली बायो इज बायोस्फीयर and air, water, land. So atmosphere it is related to air, lithosphere means related to soil, and hydro is water. So
यहाँ पे जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है इसके थ्रू साइकिल होते हैं, इसीलिए उसे बोला जाता है बायो जियो केमिकल साइकिल। तो सॉइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, वाटर का भी है। सो नॉर्मली ये जो इतनी भी साइकिल्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग कंपोनेंट, इन दोनों के इंटरेक्शन से न्यूट्रिएंट का और कंपाउंड का साइक्लिंग होता है। मीन्स रिपीटेडली वो बनता है और फिर नेचर में जाता है, यूज होता है, वापस वो नेचर में वापस आता है। सो ये जो साइकिलिंग होती है न्यूट्रिएंट की वो इसी के थ्रू होती है, ऑर्गेनिज्म, सॉइल, वाटर एंड एयर, इसी वजह से लाइफ चलती रहती है। सो इट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लाइफ इसी से चलेगी, इकोसिस्टम का बैलेंस होगा, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट होगा एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करेगा। सो देर आर मेजर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, उसमें से आपके जो सिलेबस में है कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड नाइट्रोजन साइकिल, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल फिगर दिया हुआ है, उसके अंदर ये जो प्रोड्यूसर्स हैं वो जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, पानी होता है, वो यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं, उसके बाद एनिमल्स उनको खाते हैं। जब वो उनका डेथ हो जाता है, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स बोथ, देन डीकम्पोजर मीन्स छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डीकम्पोज करते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, एंड अगेन दे आर कन्वर्टिंग इट इनटू न्यूट्रिएंट फॉर्म, तो वापस सॉइल में न्यूट्रिएंट आ जाता है। तो ऐसे ही नेचुरल साइकिल साइकिलिंग होता रहता है नेचर के अंदर, एंड जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको डीकम्पोज करके अल्टीमेटली लास्ट जो साइकिलिंग है इट इज possible due to this decomposer. So these decomposers are playing very important role in environment by cycling of this nutrient, जो again soil में आएगा और वो ही nutrient पोषक तत्वों प्रोड्यूसर्स यूज। चलिए सबसे पहले हम कार्बन साइकिल देखते हैं। तो कार्बन का कैसे साइक्लिंग होता है एनवायरमेंट में, थ्रू बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जियो मीन्स सॉइल, एंड इट इज रिपीटेडली साइक्लिंग इन अवर नेचर। तो सबसे पहले कोई भी बायोजियोकेमिकल साइकिल है हमको उसका सोर्स जानना जरूरी है। तो नॉन लिविंग एनवायरमेंट में सबसे पहले तो वो एटमॉस्फेयर में होता है CO2, देन पानी के अंदर होता है जिसमें लाइमस्टोन भी हो सकते हैं, देन फॉसिल फ्यूल्स जो भी हमारे कोल, पेट्रोल, डीजल, वो सब सोर्स होते हैं कार्बन के, एंड ऑल द डेड ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ऑल द लिविंग बीइंग उसके अंदर कार्बन का कंपोनेंट होता है, तो जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो भी सोर्स ऑफ कार्बन है। तो कार्बन बायोटिक वर्ल्ड में कैसे आएगा? सो जो भी हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो CO2 को फिक्स करेंगे बाय दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड जो पानी के अंदर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं मीन्स आल्गे एक्सेट्रा, वो भी CO2 यूज करेंगे एंड फोटोसिंथेसिस करेंगे। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, CO2 प्लस H2O इट गिव्स शुगर प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमको मिलेगा जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस क्योंकि वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं एंड O2 हमें देते हैं। तो अभी ये बायोटिक वर्ल्ड में आ गया। अब चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस एटमॉस्फेयर में पानी में कैसे आएगा। सो फर्स्ट इज रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस का रिवर्स इक्वेशन है आपका रेस्पिरेशन का। तो उसके अंदर हम CO2 एक्सेल करते हैं। So here you can see this respiration, plant respiration या animal respiration, both are giving carbon dioxide back to atmosphere. Then burning of fossil fuel, as fossil fuel are the source of carbon, तो हम उसको जलाएंगे तो CO2 बनेगा। तो this are again arrows which are going towards CO2 means CO2 प्रोड्यूस होगा कि हमने कोल, पेट्रोल, ऑयल, डीजल जो भी हमने जलाया या फिर फैक्ट्री में यूज किया, व्हीकल्स में यूज किया, तो CO2 बनेगा। सो एक्सेसिव बन रहा है अभी, दैट इज वाई वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। देन एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो भी हमारे जो प्लांट्स, एनिमल्स जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसे डेड ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। तो वो माइक्रोबियल एक्शन से मीन्स डीकम्पोजर्स उसको डीकम्पोज करते हैं, तो उसमें भी CO2 बनता है। तो अगेन इट इज रिचार्जिंग बैक टू एनवायरमेंट। सो इंटरचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड वाटर, वाटर और पानी के बीच में भी CO2 का आदान प्रदान चलता रहता है। सो बेसिकली ऑल दिस प्रोसेस दे आर रिचार्जिंग बैक द कार्बन डाइऑक्साइड। सो हियर यू कैन सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। जो CO2 यूज करते हैं बहुत कम है, दैट आर प्लांट्स ओनली, एंड जो रिचार्ज कर रहे हैं बहुत सारे एरो रिचार्ज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, देन माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, रेस्पिरेशन, तो ये सब बढ़ रहा है। इसी वजह से CO2
इम्बैलेंस हो गया है हमारे एनवायरमेंट में। सो ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है कार्बन साइकिल पे? बर्निंग ऑफ फॉसिल, बहुत ज़्यादा हम बर्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से CO2 बढ़ रहा है। एंड लूजिंग द मेजर सिंक ऑफ CO2 बाय हैवी डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को हम कट कर रहे हैं जो उसको एब्जॉर्ब करता है, तो टू वे इफेक्ट हो रहा है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो कम हो रहा है और उसके जो रिचार्ज वाले जो ऑप्शंस है फॉसिल फ्यूल बर्निंग वो हम ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह से CO2 का इम्बेलेंस हुआ है और ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है क्योंकि वो मेजर ग्रीन हाउस गैस है। तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से हमारा जो कार्बन साइकिल है वो डिस्टर्ब हुआ है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, उसी वजह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग दैट वी आर ऑब्जर्विंग। तो हमको उसको बचाने के लिए क्या करना होगा? जितना हो सके उतना रिफॉरेस्टेशन हमको करना होगा, तो CO2 फिक्सेशन ज़्यादा होगा एंड ऑक्सीजन भी हमको ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए अब हम नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड DNA। सो देर आर वेरियस स्टेप्स, जो भी इतना सारा N2 जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है 78% अराउंड, वो हमारे प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, उसको हमको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करवाना होगा, मीन्स यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करवाना होगा, वही प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सबसे पहला स्टेप नाइट्रोजन को फिक्स करवाना है इन सॉइल सो दैट प्लांट्स कैन यूटिलाइज। डायरेक्टली हवा में से तो वो नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो सॉइल में से हमको उसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। सो N2 इज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया और रिलेटेड कंपाउंड, अमोनिया उसके बाद दूसरे कंपाउंड्स में वो कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो यूजफुल फॉर्म में आ पाएगा। तो वो कौन करेगा? हु डज इट? सो दैट इज बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो सॉइल में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं जो हवा का नाइट्रोजन है वो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सॉइल के हैं, वो एमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। जो रूट्स होते हैं पर्टिकुलर लेग्यूम रूट्स, तो वो भी उसको कन्वर्ट करते हैं। जो ये जो प्लांट्स के जो रूट्स है उसके अंदर भी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो N2 जो हवा में है उसको फिक्स करते हैं एमोनिया के फॉर्म में। ऑल्सो लाइटनिंग, मतलब बिजली जब गिरती है तभी भी कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में में से भी इंडस्ट्रियल फिक्सेशन बोलते हैं उसको, वो भी कर सकता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो अभी एमोनिया में कन्वर्ट हुआ, तो वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज प्लांट डायरेक्टली N2 यूज नहीं कर सकता, गैसियस फॉर्म में वो यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसको कन्वर्ट करवाना जरूरी है, जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप नाइट्रोजन फिक्सेशन, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करवाना। सेकेंड स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन। अभी ये जो एमोनिया है वो फर्स्ट नाइट्राइट एंड सेकेंड नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, so that is called as nitrification. so ammonia conversion to nitrite NO2 minus and NO3 minus, वो उसे करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। सो अभी जो ये नाइट्रेट है वो इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं प्लांट, तो यहाँ पे जो भी है उसका नाइट्रोजन जो फॉर्म है नाइट्रेट फॉर्म में वो प्लांट्स अभी यूज कर पाएंगे। तो फर्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाना, सेकेंड नाइट्रिफिकेशन, थर्ड इज एसिमिलेशन। सो प्लांट एब्जॉर्ब द नाइट्रेट फ्रॉम द सॉइल। अभी जैसे हम यहाँ तक ये स्टेप हमने किया एमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, ये नाइट्रेट थ्रू एसिमिलेशन मीन्स प्लांट उसको खा पाए, उस पर्टिकुलर पार्ट में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, अब प्लांट्स उसको यूज कर पाएंगे एंड वो अपना खुद का प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड सब बनाएंगे। एंड एनिमल्स जब ये प्लांट्स को खाएंगे तो एनिमल्स में भी वो नाइट्रोजन आ जाएगा। स्टेप 4, अभी चौथे स्टेप में क्या होगा? एमोनिफिकेशन मीन्स डीकम्पोजिशन होगा। अभी सपोज ये प्लांट्स मर जाते हैं, एनिमल्स जब ये यूज करेंगे तो उनके अंदर नाइट्रोजन आ गया, तो अभी ये प्लांट्स एंड एनिमल्स जब ये उनका डेथ हो जाएगा तो डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स में हमारा नाइट्रोजन रहेगा इन डिफरेंट फॉर्म। तो अभी बैक्टीरिया, फंगाई मीन्स डीकम्पोजर, वो उसको डीकम्पोज करेंगे मीन्स ब्रेक डाउन करेंगे। सो उसके अंदर जो भी हमारा सॉइल के अंदर एमोनिया है या एमोनियम आयन है वो वापस हमको सॉइल में मिल जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एमोनिफिकेशन, मीन्स एमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। So ammonification through this decomposers like bacteria and fungi. So that is last process, that is ammonification. Again ammonia आपका जो है वो soil के अंदर आ गया, अभी वापस लास्ट स्टेप में वो एटमॉस्फेयर में जाएगा। सो लास्ट स्टेप इज डीनाइट्रिफिकेशन। सो जो भी नाइट्रेट जो सॉइल के अंदर है वो वापस N2 फॉर्म में कन्वर्ट होगा यूजिंग दिस डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया।
लाइक स्यूडोनोमास। तो ये पर्टिकुलर नाम है बैक्टीरिया के जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाए जाते हैं, जो भी नाइट्रेट सॉइल में है उसको वापस N2 में कन्वर्ट करेंगे, तो वापस हवा के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर आपका नाइट्रोजन आ गया, अगेन प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिक्सेशन होगा। सो ये कंप्लीट करता है साइकिल को डीनाइट्रिफिकेशन। सो जस्ट टू समराइज दिस 5 स्टेप्स, सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स N2 से एमोनिया का कन्वर्जन, नाइट्रिफिकेशन एमोनिया से नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में कन्वर्जन, जो पर्टिकुलर फॉर्म है वो प्लांट्स यूज कर सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। सो प्लांट एब्सॉर्ब द नाइट्रेट फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो, एंड एनिमल में जब वो उसको खाएंगे प्लांट को, तो एनिमल में भी वो नाइट्रोजन चला जाएगा। देन एमोनिफिकेशन, जब ये प्लांट्स एंड एनिमल्स उनका डेथ हो जाएगा तो वो वापस सॉइल में रिटर्न होगा by decomposition and they will be converted again into ammonium ion और एमोनिया। तो वापस एमोनिया सॉइल में अवेलेबल हुआ, वापस नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, then again assimilation, and the last process that is called as denitrification. So bacteria convert the nitrate back to the नाइट्रोजन फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर। इसी तरह से साइकिल चलता जाता है। तो ये पांचों स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से याद करने हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, then एमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। सो कैसे हम उस पर इम्पैक्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल को कैसे हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो बहुत सारा अगर हम फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो नाइट्रेट लेवल बढ़ेगा, यूट्रोफिकेशन भी होता है जो वाटर पॉल्यूशन में आपने सीखा है, फॉसिल फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेंगे या कंबशन करेंगे मीन्स जलाएंगे तो उसमें से भी NOx निकलेगा, एयर पॉल्यूशन होगा, एंड दिस NOx दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, उसमें से HNO3 नाइट्रिक एसिड बनेगा। डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो नंबर ऑफ प्लांट्स कम हो जाते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन तो सभी हमारी साइकिल्स को नॉर्मली अफेक्ट करता है। तो नाइट्रोजन अपटेक में हमारा इम्बैलेंस होगा। वेस्ट एंड सीवेज, उसके अंदर भी बहुत सारा जो एक्सेस नाइट्रोजन होता है जो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है। देन इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सो जैसे मैंने बताया कि अगर एक्सेसिव नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है तो वो भी इम्बैलेंस करेगा नाइट्रोजन। अब हम फॉस्फोरस साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे भी आपका पूरा जो प्रोसेस है बायोजियोकेमिकल साइकिल का वो हम समझेंगे कि वो कैसे साइक्लिंग होता है थ्रू रॉक, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हमको जानना है सोर्स कहाँ है फॉस्फोरस। तो सबसे पहले जो सोर्स है जिसके थ्रू हमको फॉस्फोरस अवेलेबल होता है वो है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सो रॉक आर द मेजर सोर्स जहाँ पे हम फॉस्फेट के फॉर्म में वो होता है फॉस्फेट मिनरल। तो जब वेदरिंग ओवर द टाइम, वेदरिंग एक्शन मतलब जो सॉइल है उसके अंदर थ्रू विंड एंड वाटर इरोजन वगैरह होता है, उसकी वजह से फॉस्फेट सॉइल में आता है, पानी के अंदर सॉल्यूशन फॉर्म में आता है, एंड रॉक के अंदर वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो पानी के अंदर आ गया, सॉइल के अंदर आ गया इन फॉस्फेट आयन। अभी वो लिविंग कंपाउंड में कैसे आएगा, तो सबसे पहला स्टेप नॉर्मली प्लांट्स ही होते हैं। सो जो भी ये फॉस्फेट अवेलेबल है इन सॉइल एंड वाटर दैट विल बी टेकन अप बाय दिस plants. So plants उसको यूज करते हैं through their roots and it is essential nutrient for DNA, RNA वगैरह। एंड पहले जब प्लांट्स में आ गया तो थ्रू फूड चेन अभी वो एनिमल में ट्रांसफर हो जाएगा। सो कंजम्पशन बाय एनिमल्स, तो एनिमल्स उसको अभी फॉस्फेट थ्रू फूड चेन बाय ईटिंग द प्लांट्स वो आपके एनिमल्स के अंदर आ जाता है। सो कार्निवोर्स गेन द फॉस्फोरस बाय कंज्यूमिंग हर्बीवोर्स, मतलब ये पूरा फूड चेन है जिसके थ्रू ये न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग या न्यूट्रिएंट एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि फूड ट्रांसफर हो रहा है तो न्यूट्रिएंट भी ट्रांसफर होंगे। एंड हमारे बोन्स, टीथ एंड अवर मेटाबॉलिज्म के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनिमल्स। नाउ वो वापस रिटर्न कैसे आएगा अभी, तो सिमिलर जैसे नाइट्रोजन साइकिल में हमने देखा कि डीकम्पोजर, लास्ट में डीकम्पोजर का ही एक्शन होता है। तो जब जो भी डेथ होता है प्लांट्स का एंड एनिमल्स का, सो बोथ दे बिकम डेट्राइटस मीन्स डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसके अंदर अभी फॉस्फोरस है। सो जो भी सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं डेट्राइटिवोर्स जिसे बोलते हैं, वो अगेन उसको फॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। So bacteria and plant, bacteria and fungi, they break down the organic matter and return to again soil and water. So leaching and sedimentation. So some phosphorus is washed away by the rain into the river, lake. जब रेन होता है तभी लीचिंग मतलब वो पानी के साथ बह जाते हैं एंड वो रॉक में से, एंड वो भी एक सोर्स है। सेडिमेंटेशन, कुछ सेडिमेंट सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम वाटर बॉडीज में, वो जब सेटल डाउन होते हैं तो वो भी एक
फॉस्फेट का रॉक बनाते हैं ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स। मतलब जो सेटलमेंट होता है सेडिमेंट्स का, उसकी वजह से लीचिंग होता है, उसकी वजह से भी फॉस्फोरस आ सकता है। देन जियोलॉजिक अपलिफ्ट, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में टेक्टोनिक मूवमेंट होता है एंड सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं और वो एक्सपोज हो जाते हैं टू द वेदरिंग एक्शन एंड अगेन द साइकिल स्टार्ट्स। अगेन रॉक में फॉस्फेट अवेलेबल है, वो फॉस्फेट जो है वो वेदरिंग एक्शन से सॉइल में और पानी में आएगा, फिर अगेन प्लांट्स में जाएगा, प्लांट से एनिमल्स में आएगा, दोनों का डेथ हो जाएगा। तो थ्रू डेट्राइटिव वॉर्स मीन्स डिकम्पोजर के थ्रू अगेन वो फॉस्फेट आपका सॉइल एंड पानी में आ जाएगा। तो हाउ वी आर अफेक्टिंग, सो ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर हम यूज़ करेंगे तो वो वाटर पॉल्यूशन करेगा, क्योंकि वो फॉस्फोरस इज अ मेजर न्यूट्रिएंट, तो उसका उस पर इफेक्ट होता है। यूट्रोफिकेशन, सो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट होगा तो अगेन आल्गी ग्रो होगा एंड इसकी वजह से डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, हार्मिंग द एक्वेटिक लाइफ, जो हमने वाटर पॉल्यूशन पार्ट में पढ़ा है। माइनिंग, बहुत ज़्यादा अगर हम माइनिंग कर रहे हैं तो वो रॉक जो भी रॉक्स के फॉस्फोरेट के रॉक्स है उसको वो डिस्टर्ब करेगा और ये जो फॉस्फोरस साइकिल है उसको भी वो डिस्टर्ब करेगा। सो ह्यूमन एक्टिविटी हर जगह हर साइकिल को अफेक्ट करता है। एंड लास्ट एक्शन जो होता है साइक्लिंग का वो थ्रू डिकम्पोजर। चलिए हम सल्फर साइकिल देखते हैं। तो ये भी नाइट्रोजन साइकिल जैसा ही सिमिलर, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस जैसा सिमिलर साइकिल है। उसमें उसका साइक्लिंग होता है थ्रू एटमॉस्फेयर, रॉक्स, हाइड्रोस्फीयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एलिमेंट अपना प्रोटीन एंड विटामिन का इन अवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लाइक सल्फेट, देन सल्फाइड, देन एलिमेंटल सल्फर एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 फॉर्म। सो उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स है। सो सबसे पहला स्टेप है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सो सल्फर जनरली रॉक के अंदर रहता है, मिनरल्स के अंदर, सेडिमेंट्स के अंदर इन द टर्म्स ऑफ SO4 2 मीन सल्फेट आयंस के फॉर्म में होता है। एंड जब वेदरिंग होता है थ्रू द एक्शन ऑफ विंड या रेन, वो सॉइल या वाटर में अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्फेट इन वाटर एंड सल्फेट इन सॉइल। सो जनरली जो भी सॉइल या पानी के अंदर सल्फेट है वो सबसे पहले थ्रू रूट सिस्टम प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं एंड अपना खाना बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। सो एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स एंड देन अगेन बाय एनिमल। सो जो भी सॉइल में SO4 2- अवेलेबल है वो प्लांट्स के अंदर जाता है एंड एनिमल जब प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो उनके अंदर भी वो सल्फर चला जाता है। देन डिकम्पोजिशन, अभी जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये यहाँ पे आप प्लांट्स देख सकते हैं, दीज आर एनिमल्स, व्हेन दे डाई दे विल बी डिकम्पोज बाय द डिकम्पोजर। सो डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करेंगे मीन्स ब्रेक डाउन करेंगे जो भी उनका डेड ऑर्गेनिक मैटर है एंड उसमें से वो पहले H2S बनाएंगे एंड देन दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उसको H2S को कन्वर्ट करेंगे इन द SO4 फॉर्म। तो वापस एलिमेंटल सल्फर एंड SO4 दैट इज यूजेबल फॉर्म बाय द प्लांट्स उसमें कन्वर्ट कर हो जाएगा। सो जनरली लास्ट डिकम्पोजिशन जो बैक्टीरिया करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसी की वजह से उसका यूजेबल फॉर्म में अगेन कन्वर्जन होता है SO4 2-। अगेन वॉल्केनिक इरप्शन एंड एसिड रेन, ये भी सोर्स होते हैं SO2 के। इट इज़ नॉट SO4 बट SO2। सो वॉल्केनो जब फटता है या फिर हम जैसे एयर पॉल्यूशन करते हैं उसमें SO2 रिलीज होता है, सो दैट इज द सोर्स ऑफ SO2। ये SO2 पानी के साथ मिक्स होके एसिड रेन के फॉर्म में आता है एंड दैट विल प्रोवाइड सल्फेट इन water. So this acid rain, it is also contributing this to in the form of sulfate. Then deposition, return to earth. So sulfur return to soil and ocean through this rainfall, जैसे मैंने बताया acid rain, या डायरेक्ट वो सेटल डाउन हो जाता है in the soil. ड्राई डिपोजिशन एंड वेट डिपोजिशन, दो टाइप के डिपोजिशन होते हैं एंड अगेन इट इज अवेलेबल इन द टर्म्स ऑफ सल्फेट एंड दैट कैन बी यूटिलाइज बाय द प्लांट्स, अगेन गोज टू एनिमल, अगेन डिकम्पोजर विल डिकम्पोज। सो ऐसे ही साइकिल चलता जाता है। सो हाउ वी आर अफेक्टिंग, सो व्हाट आर द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन सल्फर साइकिल। तो बहुत सारा अगर हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल करेंगे तो लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ SO2 विल बी जनरेटेड एंड उसकी वजह से एसिड रेन ज़्यादा होता है। सो जो हमको पता है दैट इज अ ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यू। देन इंडस्ट्रियल एमिशन अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा सल्फर होगा और उसकी वजह से एयर क्वालिटी मीन्स एयर पॉल्यूशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन, सो जो एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स होता है उसको डिस्टर्ब करेगा एंड इट विल अफेक्ट द साइकिल। सो डिफॉरेस्टेशन एंड अवर एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, दैट इज कंजम्पशन ऑफ एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल and industrial emission, these are major impact
दैट वी आर मेकिंग ऑन एनी साइकिल. देन माइनिंग एक्टिविटी, अगर हमने सल्फर कंपाउंड को एक्सेसिवली माइनिंग किया एंड अगर वो वाटर बॉडीज में जाता है तो पॉल्यूशन भी क्रिएट कर सकता है. सो देर आर मेनी इम्पैक्ट दैट वी आर मेकिंग ऑन दिस डिफरेंट बायोजियो साइकिल्स. नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी. जब हमको ये वर्ड्स समझना है, बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, मीन्स कितना सारा विविधता है डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स का, वो हमको जानना है. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में. सो वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, दैट इज फ्लोरा. फ्लोरा मीन्स रिलेटेड टू फ्लावर एंड फौना दैट इज रिलेटेड टू एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स की बहुत ज़्यादा वेराइटी है ऑन अवर अर्थ, इंक्लूडिंग डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग प्रकार है, अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम है, जेनेटिक वेरिएशन है, उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. सो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी रहता है. अगर अलग अलग लाइफ फॉर्म्स अवेलेबल होंगे तो फूड चेन एंड फूड वेब के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. सो इट विल सपोर्ट फूड चेन एंड नेचुरल साइकिल. जो हम न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हमने पढ़ा, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स अवेलेबल है, सो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा. देन पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्जन, अलग अलग इंसेक्ट, बर्ड्स एंड एनिमल्स अगर होंगे तो हेल्प, वो जो भी हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन में ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे. एक ही तरह का वेराइटी होगा तो एक ही तरह का हमारा प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स वगैरह होगा, इसमें बहुत सारा वेराइटी मिलेगा. क्लाइमेट रेगुलेशन, सो फॉरेस्ट एंड ओशंस दे एब्जॉर्ब द मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड एंड इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम कर सकते हैं. तो क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए भी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है. जितना ज़्यादा फॉरेस्ट, जितना ज़्यादा वेराइटी होगा, उतना हमारा क्लाइमेट चेंज हम कम कर पाएंगे. देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सो पहले एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस है, दूसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उसमें एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी. जितना बायोडाइवर्सिटी होगा उतना ज़्यादा क्रॉप, लाइव स्टॉक एंड फिश अलग अलग वेराइटी का मिलेगा. सो दैट इज रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी. देन मेडिसिनल रिसोर्सेज, बहुत सारे मेडिसिनल फायदे मिलते हैं, बहुत सारे जो हमारी जड़ी बूटी वगैरह हम जो यूज़ करते हैं आयुर्वेद में और अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स के फॉर्म में, तो मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है उसकी. देन रॉ मटेरियल, फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर, रबर, फाइबर, कितना सारा हम उसमें से लेते हैं. सो जितना ज़्यादा स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड जितना ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन मिलेगा, उतना ज़्यादा ऑप्शंस हमारे लिए बढ़ेगा और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उसका बहुत ही ज़्यादा है. सोशल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस, रिक्रिएशनल एंड टूरिज्म वैल्यू, अगर बायोडाइवर्सिटी आपने प्रॉपर मेंटेन करके रखी है तो हम इको टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं, जिसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह आ सकती है. देन कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस, many species hold sacred and traditional value in different culture, like tulsi ka plant and then people ka plant. So we are having such a good रिलेशनशिप विद द नेचर, तो वो हमारा रिलीजियस बिलीफ उसमें डेवलप करवाया गया है ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर पाए. तो कल्चरल एंड सोशल इंपॉर्टेंस भी है बायोडाइवर्सिटी का. सो थ्रेट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी की. सो सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हैबिटेट लॉस हो रहा है. सो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है एंड फ्रेगमेंटेशन, बहुत ही कम आइसोलेटेड स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया, बहुत ज़्यादा स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है. सो वो वल्नरेबल हो रहे हैं कि उनका लाइफ खतरे में आ गया है. सो सबसे बड़ा थ्रेट है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाना. नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज, बहुत ज़्यादा राइजिंग टेम्परेचर, चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, एक्सट्रीम वेदर, वो सब उनको इफेक्ट करता है. ओशन में जो एसिडिफिकेशन हो गया है, राइजिंग सी लेवल, मरीन जो भी कोस्टल बायोडाइवर्सिटी है उसको अफेक्ट कर रहा है. सो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बहुत ज़्यादा थ्रेट है कि डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैव विविधता खत्म हो जाए. देन पॉल्यूशन, इतना सारा पॉल्यूशन है, उसकी वजह से इकोसिस्टम एंड स्पीसीज नाश हो रही है. प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से जो मरीन लाइफ है उस पर इफेक्ट हो रहा है. पेस्टिसाइड्स, उसकी वजह से बहुत सारे जो सॉइल के अंदर जो स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं. देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम इतना ज़्यादा ओवर फिशिंग, ओवर यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ, इलीगल ट्रेड करना, डिफॉरेस्टेशन करना, ये सब की वजह से माइनिंग, एग्रीकल्चर, देन इतना सारा हमने ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया है रिसोर्सेज को, उसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है. देन इन्वेजिव स्पीसीज, नॉन नेटिव स्पीसीज इंट्रोड्यूस इनटू इकोसिस्टम आउट कॉम्पीट द नेटिव स्पीसीज. अगर हम बहुत सारा जो वहाँ पे नहीं उग रहा है ऐसा अगर हम वहाँ लेके आएंगे तो उनके लिए इम्बैलेंस
प्रोवाइड करेगा। सो नॉन नेटिव स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करना इकोसिस्टम में, जो वहाँ के है प्लांट्स, उसके लिए वो इम्बेलेंस प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेजिव स्पीसीज। देन डिजीज एंड पैथोजन, बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज वगैरह बढ़ रहे हैं एंड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन कम हो रहा है। सो देयर आर सो मेनी डिजीज एंड पैथोजन्स दैट आर ऑल्सो अफेक्टिंग। अभी हम देख लेते हैं कि उनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, मीन्स बचाने के लिए, दो मेथड्स हो सकते हैं, इन सीटू एंड एक्स सीटू। वेन एवर वी आर यूजिंग वर्ड लाइक इन सीटू, मीन्स उनके नेचुरल हैबिटेट में जो वहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे उनको कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है। सो इट इज ऑन साइट कंजर्वेशन, ऑन साइट उनको बचाना। मतलब अगर कोई पेड़ पर्टिकुलर जगह पे उगता है तो वहीं पे उसको कंजर्व करना है। पर्टिकुलर एनिमल्स, अगर जैसे जेब्रा है वो अफ्रीका में रहते, तो वहीं पे उनको कंजर्व करना है, कहीं और नहीं लेके जाना है। एक्सी2 मीन्स उनके खुद का जो नेचुरल हैबिटेट है उससे बाहर ले जाके उनको कंजर्व या बचाने की ट्राई करना। सो इन सीटू कंजर्वेशन में मेजर मेजर्स है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जिसमें फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स को प्रिजर्व या कंजर्व किया जाता है, बचाने की कोशिश करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, बड़े एरिया के अंदर कंजर्वेशन किया जाता है। एंड सेक्रेड ग्रूव्स, मतलब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं कि भाई रिलीजियस बिलीफ एंड कल्चरल बिलीफ की वजह से यहाँ पे ये एरिया प्रोटेक्टेड है, इसको आप काट नहीं सकते, ये जो एनिमल्स हैं उनको आप मार नहीं सकते, तो दैट इज सेक्रेड ग्रूव्स। दैन कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, तो लोकल कम्युनिटीज़ को उसके अंदर हेल्प लेके हम नेचुरल रिसोर्स को बचाने की ट्राई करते हैं। देन एक्सी2, एक्सी2 मीन्स ऑफ साइट, उनका जो भी नेचुरल हैबिटेट है वहाँ से उनको बाहर निकाल के उनको स्पेशल जगह पे ले जाके कंजर्व या प्रिजर्व किया जाता है, मीन्स बचाने की ट्राई करते हैं। तो बोटानिकल गार्डन है, जू है, जो जू आप सबने देखा होगा, तो वहाँ पे आप सभी स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं, तो वो भी एक तरीका है जिसे ऑफसाइट कंजर्वेशन बोलते हैं। सीड बैंक एंड जेनेटिक स्टोरेज बैंक, जिसके अंदर उनके जेनेटिक मटेरियल को स्टोर किया जाता है। देन क्रायो प्रिजर्वेशन मीन्स फ्रीज कर दिया जाता है बहुत ही लो टेम्परेचर पे जेनेटिक मटेरियल को फॉर द कंजर्वेशन फॉर द फ्यूचर यूज। सो कौन से कंजर्वेशन एफर्ट आप कर सकते हैं टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी? एफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट को आप उगा सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट कट हो चुके हैं वहाँ पे वापस लगाना प्लांट्स एंड फॉरेस्ट। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा 1972 का, वो भी एक पॉलिसी या लीगल एस्पेक्ट है कि बाय लॉ यू कैन नॉट कट दिस पर्टिकुलर forest or some you cannot hunt a particular animals. So wildlife protection act and policy, then community participation, ecotourism, sustainable agriculture कर सकते हैं, then international agreement, convention on biological diversity etc. So इन सब से हम हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस कर सकते हैं एंड हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन. So all the best for the exam, keep calm and do your best. All the best. I hope that ये जो पूरा मैंने लेक्चर लिया for the revision purpose, वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में ले लिया है ताकि आपको एक ही लेक्चर के अंदर पूरे टॉपिक्स कवर हो जाए. So all the best for exam. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर दिस लिंक with the other students also and take maximum benefit of this whatever I have discussed today. Thank you so much.